आज की वीडियो में हम लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश का यूनिट 4 पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए, और सिलेबस वाइज जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3 मैं करा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें और वहाँ से तीनों यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें और उसके बाद ये यूनिट 4 देखें और इसका नाम है रिसोर्सेज इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश को पढ़ाते हुए कौन कौन से हमारे पास संसाधन या फिर हम कह सकते हैं कि स्रोत हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो पहला टॉपिक है आपका वो ये है कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस बुक। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो हम दो तरीके की किताबों का यूज़ करते हैं, एक होता है टेक्स्ट बुक और एक आपकी होती है प्रैक्टिस बुक। तो इन दोनों की क्या नीड या फिर इम्पॉर्टेंस है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक का देख लेते हैं। जो टेक्स्ट बुक हमें प्रोवाइड की जाती है स्कूल की साइड से या फिर लगाई जाती हैं सिलेबस में, उनकी भी हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या होता है कि जैसे आप किसी भी क्लास के लिए एक टेक्स्ट बुक तैयार कर दी जाती है, चाहे वो इंग्लिश की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उससे क्या महत्व होता है। पहला तो अटेनिंग द स्कूल करिकुलम। पहली बात तो ये कि ये जो आपकी टेक्स्ट बुक लगाई जाती है स्कूल में किसी भी क्लास के अंदर, वो करिकुलम के अकॉर्डिंग होती है। करिकुलम जिन्होंने तैयार किया है, जिस मीटिंग में बैठ कर करिकुलम को तैयार किया गया है, फिर उसी हिसाब से जो किताबें हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर कवर द आइटम ऑफ सिलेबस। सिलेबस में जितने टॉपिक्स होते हैं एक टेक्स्ट बुक में वो सारे ही आइटम कलेक्ट किए जाते हैं या फिर कवर किए जाते हैं। बेसिस फॉर द टीचिंग लर्निंग। किताबें जो होती हैं, जो टेक्स्ट बुक होती हैं, वो बेसिक होती हैं टीचिंग और लर्निंग दोनों ही प्रोसेसेस के लिए। देन नीडी एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़। इन किताबों के अंदर आपको ज़रूरतमंद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और एक्टिविटीज़, गतिविधियां हैं वो दी गई होती हैं। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबें किसी भी क्लास की, तो आप देखेंगे हर एक चैप्टर को सिलेबस वाइज तैयार किया जाता है और उसके अंदर एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ भी दी गई होती हैं। अगर आप साइंस की किताब देखोगे आपको उसमें ढेरों एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत हो वो हमें टेक्स्ट बुक में मिल जाती हैं। देन एक्सपीरियंस्ड एंड फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप। और जो टेक्स्ट बुक होती है वो स्पेसिफिक एज ग्रुप और क्लास वाइज बनाई जाती है। जैसे एक क्लास के लिए, एक क्लास के अंदर सेम ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो उन सब के लिए वो किताबें क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं और ठीक होती हैं उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप एंड देयर जो भी उनका स्तर है पढ़ने का, इन सब के अकॉर्डिंग ही ये किताबें बनाई जाती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस बुक। तो देखते हैं प्रैक्टिस बुक। अब देखिए जो टेक्स्ट बुक होता है वो अलग होता है, प्रैक्टिस बुक अलग होती है। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, आपका सारा सिलेबस, एग्जाम्पल्स, गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि जो प्रैक्टिस बुक होती है उसमें वो आपको अलग से दी जाती है, कई बार नहीं भी दी जाती। तो जब भी दी जाती हो या आपने देखी हो तो आपने देखा होगा जो प्रैक्टिस बुक होती है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसमें ना मतलब एक्सरसाइजेज ज़्यादा होते हैं। उसमें बच्चों को ही फिलअप्स करने हैं, मैचिंग करनी है, आंसर्स लिखने हैं, मतलब सिलेबस कम होता है और प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा चीज़ें दी रही होती हैं। तो इसका क्या नीड और इम्पॉर्टेंस है, टू डू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। तो प्रैक्टिस बुक से बच्चे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। बेटर राइटिंग स्किल, उनकी राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है क्योंकि प्रैक्टिस बुक में क्या होता है, राइटिंग ही की जाती है। यूज़ ऑफ गुड फ्री टाइम, जो उनका फ्री टाइम होता है वो उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे कि जब भी वो फ्री हो अपनी प्रैक्टिस बुक उठाई और फिर भरना चालू कर दिया। गिव सपोर्ट टू एकेडमिक टीचिंग, और इन प्रैक्टिस बुक से जो उनकी स्कूल वाली पढ़ाई है वो उसको भी सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन, बच्चों की एकाग्रता और कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ता है प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस करने से या भरने से उस बुक को। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक से बाहर आइए, चिल्ड्रंस लिटरेचर इन द क्लासरूम। तो ये जो किताबें प्रोवाइड कराई जाती हैं इसके अलावा जो लिटरेचर होता है वो बच्चों के लिए किस तरीके से यूज़फुल होता है ये आपको बताना है। तो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो पिक्चर बुक्स हो सकती हैं जिनमें पिक्चर्स होती हैं और थोड़े थोड़े डायलॉग्स होते हैं।
पोएम्स यूज़ कर सकते हो, स्टोरीज कर सकते हो एंड सॉन्ग्स। तो ये सारे बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक है। अब इनके यूजेस क्या हैं भाई? पहला, इट एम्पावर्स चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करता है। मोटिवेट थिंकिंग, ये थिंकिंग यानी चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। इन्हेंसेस लैंग्वेज, जो भाषा है वो उसको इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। प्रोमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफकोर्स बढ़ता है। एंड डेवलप इंटरेस्ट एंड एंटरटेनमेंट, और बच्चों की रुचि और मनोरंजन आती है पढ़ाई की तरफ जब वो पिक्चर बुक, पोयम, स्टोरी, सॉन्ग्स वगैरह पढ़ाई से रिलेट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द इंग्लिश क्लासरूम। तो इंग्लिश के क्लासरूम के अंदर आप किस तरीके से एड्स को डेवलप करोगे या फिर यूज़ करोगे? तो सबसे पहला जो टीचिंग एड है वो है फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड आपने देखे होंगे या बनाए भी होंगे, जो चार्ट से थोड़े छोटे होते हैं, और फ्लैश कार्ड जैसे कार्ड्स होते हैं बस ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, जैसे प्लेन कार्ड्स होते हैं उतने छोटे नहीं होने चाहिए, उससे थोड़े बड़े साइज़ में हो ताकि दूर तक के बच्चों को भी दिखाई दें। तो ये फ्लैश कार्ड क्या क्या यूजेस हैं? एक तो ये इजी टू मेक है, बनाना बहुत आसान होता है। किसी भी बड़े चार्ट पेपर को लो, उसको फोल्ड करके हम एक चार्ट पेपर के अंदर से मतलब 5-6 फ्लैश कार्ड्स बना लेंगे ईजिली। फिर मेड बाय टीचर, ये टीचर के द्वारा बनाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा कि हमें अगर एनिमल्स नेम पढ़ाने हैं तो हम एनिमल्स नेम के फ्लैश कार्ड बना लें, हमारे हाथ में होता है ये चीज़ें। उसके बाद इजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना इजी है। आप फ्लैश कार्ड को कैसे भी किसी पॉलीथीन में हैंडल करके स्कूल ले जा सकते हो, पर्स में डाल के ले जा सकते हो। अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी करते हैं फ्लैश कार्ड्स। अब नेक्स्ट देखिए पिक्चर्स, पिक्चर्स भी बनाए जा सकते हैं, रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए। ये यूज्ड सिस्टमैटिकली, अगर आप पिक्चर्स बना रहे हो तो सिस्टमैटिकली चित्र बने होने चाहिए। मान लीजिए कोई कहानी है जैसे थर्स्टी क्रो है, तो उसके अंदर अगर आप पिक्चर बना रहे हो तो सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए कि पहले एक कौवा हो, फिर दिखाया जाए कि वो प्यासा है, फिर वो मटके के पास आता है, फिर दिखाया जाए कि पास में पत्थर पड़े हैं, फिर दिखाया जाए कि वो पत्थर उठा के पानी में डाल रहा है, देन लास्ट में दिखाया जाए कि पानी ऊपर आ गया है। तो सिस्टमैटिकली जो पिक्चर्स है वो अरेंज की जानी चाहिए। और ये जो पिक्चर्स होती हैं ये ब्यूटीफुल टू लुक होती हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। यही कहानी अगर बच्चों को हम ऐसे लिटरली लिखा हुआ दिखाते तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। देन अट्रैक्टिव तो होते ही हैं पिक्चर्स, क्योंकि कलरफुल होते हैं बच्चों के लिए, और चित्र जो होते हैं वो हमेशा से ही बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है भाई चार्ट्स। तो चार्ट्स तो पता ही आपको क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्टोरियल। आप चार्ट्स अंदर पिक्चर्स भी बना सकते हो, ग्राफिक्स, न्यूमेरिकल्स, नंबर डाल सकते हो, वर्टिकल मटेरियल्स, मतलब चार्ट के अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। 3D चार्ट्स भी बनते हैं कई तरह के। तो ये मोटिवेट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं चार्ट्स पेपर से जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हो। तो शोज़ कॉन्टीन्यूटी इन द प्रोसेस, एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है पढ़ाई के अंदर चार्ट्स को यूज़ करते हुए। देन समराइज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को समराइज करने के लिए आप चार्ट बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया क्लासरूम में 2 दिन 3 दिन 3-4 लेक्चर लिए, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, समराइज कर दिया चार्ट पे, और फिर चार्ट के थ्रू उनको एक बार रिवाइज करा दिया, तो ये भी करा सकते हो। देन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इन विजुअल फॉर्म, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता उसको विजुअल फॉर्म में आप चार्ट के थ्रू बच्चों के सामने ला सकते हो। नेक्स्ट है मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं, कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 डायमेंशनल होते हैं जो मॉडल्स होते हैं, और ये कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी चीज़ के। चाहे आप पृथ्वी का ग्लोब बना लो, आप ये भी बना सकते हो, सौर मंडल बना सकते हो, तो बहुत सारे वोल्केनो का मॉडल बना सकते हो, ग्रीन इंडिया बना सकते हो, फॉरेस्ट बना सकते हो, कई सारे आप बना सकते हो मॉडल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3D होते हैं और ये कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये इंटरेस्टिंग टू वॉच होते हैं, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग 2 तरीके के मॉडल्स हो सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। बिल्डिंग, स्टैचूज, ग्लोब्स एक्सेट्रा, और यूज़फुल एड है ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा। ये भी आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को विजुअल फॉर्म में लाने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड स्केचेस। तो ब्लैक बोर्ड पे जो हम पढ़ाते समय कुछ चित्र बना देते हैं, स्केच बना देते हैं, बेसिकली उसी की बात हो रही है।
ये वेरी हैंडली मतलब बहुत ही हैंडी एड है ये। आपको कोई ताम झाम नहीं करना, बस एक चॉक उठाया और बोर्ड पे जाके आपने ड्रॉ कर दिया। देन हाईली यूज़फुल है ये, शुरू से अभी तक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है एड। क्लियर द कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जब भी बच्चा बीच में अटक जाए, उसको समझ में ना आए, तो आप चॉक उठाइए और बोर्ड पर स्केच बनाकर बच्चों को समझाइए। देन स्टिमुलस वेरिएशन, तो ऑफकोर्स ये है ही। नेक्स्ट देखेंगे ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, पहले हम देख लेते हैं ऑडियो एड्स क्या होते हैं और विजुअल एड्स क्या होते हैं अलग अलग। उसके बाद हम देखेंगे ऑडियो वीडियो एड्स मतलब एक साथ क्या होते हैं। तो ऑडियो एड्स वो होते हैं विच कैन बी हेयर्ड, जिन्हें सिर्फ सुना जा सकता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर या हेडफोन्स हो गए। सेकेंडली विजुअल एड्स जो होते हैं टू विजुअलाइज द थिंग्स, जिन्हें देखा जा सकता हो, देखकर हम सीखें, जैसे पिक्चर, फिल्म, स्ट्रिप्स वगैरह जिसमें आवाज़ नहीं होती, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स। अब इसमें क्या होगा कि ऑडियो भी होगी और वीडियो भी होगी, यानी कैन बी हियर्ड एंड सीन, इसे सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए वीडियो लेसन्स, टेलीविजन, फिल्म स्ट्रिप्स जिसमें आवाज़ भी हो साथ के साथ, तो ये हो जाएंगे आपके ऑडियो विजुअल एड्स। अब नेक्स्ट है आपका एडवांटेज, मतलब अब ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं इनको यूज़ करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। बेसिकली यही क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि आप जो एडवांटेजेस या फिर इनकी भूमिका बताइए क्लासरूम के अंदर अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट ये इफेक्टिव कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। सिर्फ कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि बच्चों को आप सुना भी रहे हैं फिर दिखा भी रहे हैं, दोनों तरीके से बच्चों के दोनों सेंसेस काम कर रहे होते हैं। उसके बाद सस्टेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है ये बहुत ज़्यादा सीख करता है ऑडियो विजुअल एज। उसके बाद इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड, बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं और बच्चों को साथ ही साथ मोटिवेट भी करते हैं। हेल्पफुल इन न्यू लर्निंग, कोई नई चीज़ सिखानी हो बच्चों को और आप ऑडियो विजुअल एड्स की यूज़ करें जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर वगैरह, तो वो इजीली चीज़ों को सीखेंगे। हेल्पफुल इन लर्निंग, सीखने में तो ये हेल्पफुल है ही। सेविंग एनर्जी एंड टाइम, इससे एनर्जी टाइम दोनों चीज़ें सेव होती हैं। उसके बाद रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है बच्चों को, क्योंकि देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं चित्रों को चलते हुए। किसी कहानी को आप बस सुना दीजिए और फिर उसको आप दिखा दीजिए वीडियो में, तो वो ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होगा और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देगा बच्चों को। मीट इंडिविजुअल डिमांड्स, बच्चे की इंडिविजुअल डिमांड्स अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को सुनाई कम देता है तो हम वीडियो वाला यूज़ कर लेंगे, अगर किसी बच्चे को दिखाई कम देता है तो हम ऑडियो यूज़ कर लेंगे, और अगर हम दोनों यूज़ कर रहे हैं तो मतलब हर एक बच्चे के लिए हम यहाँ पर यूज़फुल तरीके से एड्स यूज़ कर रहे हैं। फिर एजुकेशन ऑफ मासेस, बहुत सारे बच्चों को एक साथ अगर पढ़ाना हो तो भी हमारे लिए ऑडियो और विजुअल एड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिटरेसी एक्टिविटीज़ इन लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा को पढ़ाते हुए आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ करा सकते हो लिटरेसी वाली, यानी साहित्य से रिलेटेड। तो पहला है डायलॉग्स, आप डायलॉग्स वाली जो एक्टिविटी है वो करा सकते हो, जिसके अंदर रोल प्ले, डिस्कशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसर और सिचुएशनल क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके की एक्टिविटी कराने से भी लैंग्वेज डेवलप होती है। देन गाइडेड स्पीच, आप बच्चों से गाइडेड स्पीच करा सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, गाइड दोगे बच्चों को। जैसे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपने सिलेक्ट कर दिया मिलकर बच्चों के साथ, देन पर्पस, क्यों किया उसको वो बताना है, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर ऐसे शब्दों का अच्छे से यूज़ करना, अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करना, फोकस ऑन द मैसेज, और जो आप मैसेज देना चाहते हो इस टॉपिक के थ्रू उस पर फोकस करना और फिर प्रैक्टिस कराना बच्चों को। तो ये होती है गाइडेड स्पीच। देन एक्सटेम्पोर ऑन टॉपिक्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ या फिर यूज़, जो इनकी डे टू डे लाइफ होती है इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है हम बेसिकली वो उठाएंगे ताकि बच्चे और अच्छे से सीख सकें और लाइफ से जो है लर्निंग को जोड़ सकें। तो जैसे कि स्पीच ऑन द स्पॉट, ऑन स्पॉट, हाँ ये वो होता है कि आप इसमें बच्चों को पहले से नहीं लिखने के लिए देते, जैसे कोई भी आपने उनसे उनकी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक दे दिया और 2-4 मिनट के अंदर ही बच्चे इसको तैयार करके और फिर स्पीच देंगे, बोलेंगे। जैसे कि गर्ल चाइल्ड के ऊपर, जनरेशन गैप के ऊपर, जंक फूड, सेव वाटर, ये डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इनके ऊपर आप क्या करा सकते हो, एक्सटेम्पोर ऑन टॉपिक फ्रॉम एवरीडे लाइफ।
देन नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप वर्क। तो आप ग्रुप वाली एक्टिविटी करा सकते हो, जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रुप। आप जब ग्रुप बनाओ तो उसमें जो बच्चे हैं वो हर तरीके के आएँ, फिर डिस्कस कर सकते हैं, वो डिबेट कर सकते हैं, कोई स्टोरी प्रिपरेशन करवा सकते हो आप। देन नेक्स्ट आता है वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन में क्या है, बाय यूजिंग द टर्म प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करके बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। जैसे वर्ड था वांटेड, हमने अब बच्चा इसमें कोई भी प्रीफिक्स लगा के कोई और वर्ड बनाओ, तो बच्चों ने लगा दिया आगे अन और ये बन गया अनवांटेड। तो इस तरीके से आप क्या होता है वर्ड फॉर्मेशन वाली एक्टिविटीज करा सकते हो। सॉरी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लैंग्वेज गेम्स। तो ये जो है मेक द क्लासरूम इंटरेस्टिंग टीचिंग बाय गेम्स। तो अगर आप क्लासरूम में इंटरेस्टिंग गेम्स वगैरह खिला रहे हो तो वो क्लासरूम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्टिव बनाता है। तो कौन कौन से गेम खिला सकते हो आप, वर्ड जंबल रेस, व्हाट एम आई थिंकिंग। जंबल रेस में क्या होगा कि वर्ड्स जो होंगे आगे पीछे होंगे, फिर उसको ठीक करना होगा। व्हाट एम आई थिंकिंग, और बच्चा क्या सोच रहा है वो खड़े होकर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बताना होगा। देन वर्ड चेन गेम आपने भी खेली होगी कि एक वर्ड जिस पर एंड होता है उसी अल्फ़ाबेट से अगला बच्चा जो है नया वर्ड बताएगा। जंबल सेंटेंसेस करा सकते हो, स्टोरीज बनाना करा सकते हो। तो ये सारे लैंग्वेज गेम्स होते हैं जो आप एक लैंग्वेज की क्लास में करा सकते हो। नेक्स्ट है आपका ई लर्निंग, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कह सकते हो। तो लर्निंग प्रोग्राम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो जो हम पढ़ाई आजकल कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यही होती है ई लर्निंग। जैसे आप यूट्यूब से अगर मेरी वीडियोस देखकर कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये भी तो एक एग्जाम्पल ही है ई लर्निंग का। हम आपसे मिले नहीं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप जो है मुझसे जुड़ पा रहे हो और पढ़ पा रहे हो। तो ये ई लर्निंग का ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे वेब बेस्ड लर्निंग हो गया, वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, डिजिटल कोलैबोरेशन, यूजिंग इंटरनेट, ये सब क्या है हमारी ई लर्निंग है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं देखिए। एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है ये। इंटरैक्टिंग विद पीयर्स, आप ग्रुप्स में बैठकर काम करा सकते हो। मास लर्निंग, बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है ई लर्निंग के थ्रू। अफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग, लर्निंग का बहुत ही अफिशिएंट वे है ये। टाइम सेव करता है आपका, और लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाती है इंटरनेट के थ्रू। अब देखिए आपका जो लास्ट टॉपिक है उसमें डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बताया गया। तो डिक्शनरी क्या होती है, और रेफरेंस सोर्स इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये, प्रिंटेड भी और आपकी इलेक्ट्रॉनिक भी। कंटेनिंग वर्ड यूजुअली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड, जिसके अंदर वर्ड्स जो होते हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन, जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसके फॉर्म्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन, फंक्शन, मीनिंग, यूजेस। आप अगर डिक्शनरी देखोगे कोई अच्छी डिक्शनरी तो उसमें एक वर्ड आपको मीनिंग, यूजेस, प्रोनाउंसिएशन, फंक्शन सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देन नेक्स्ट है आपका, और हाँ आप डिक्शनरी में कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप डाल सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका इंसाइक्लोपीडिया। तो बुक और सेट ऑफ बुक्स। तो जो इंसाइक्लोपीडिया होती है वो या तो एक किताब भी हो सकती है या किताबों का एक सेट हो सकता है। दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी सब्जेक्ट, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी आपको दे सकता है, और इसके अंदर भी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती हैं चीज़ें। और अगर आपको कोई एग्जाम्पल लिखना हो इंसाइक्लोपीडिया का तो आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का एग्जाम्पल डाल सकते हो, काफ़ी अच्छी ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। और जो ये आपकी डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया है, अगर दोनों की ही बात करें तो ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। लेकिन अभी आपको ये बताना है टेक्निक्स फॉर यूजिंग दैम, कि इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है, बच्चों को ये बताना। कई बच्चों को वर्ड ही नहीं ढूंढने आते डिक्शनरी के अंदर कि कहाँ ढूंढना है। तो पहली बात तो ये समझाना कि ये अल्फ़ाबेटाइजेशन की तरीके से काम करता है ये। तो जो भी बेटिजेशन है तो इसमें क्या होता है, वही है अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को अरेंज किया गया है A to Z। मतलब ए वाले वर्ड पहले आएंगे, फिर डबल ए आ जाएगा, अगर डबल ए का कोई वर्ड ढूंढना है आपको तो फिर B, फिर C, इस तरीके से जो वर्ड्स है वो अरेंज किए जाते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ मीनिंग, फिर बच्चों को हमें ये बताना होगा कि आप किस मीनिंग के लिए वर्ड ढूंढ रहे हो। आपने जो वर्ड ढूंढा है आप वो वर्ब है या फिर वो कोई नाउन है, तो ये बच्चों को बताना होगा।
देन रीडिंग इंडेक्स, बच्चों को इंडेक्स पढ़ना बताना चाहिए कि इंडेक्स में ही तो सारा कंटेंट जो है वो दिया होता है। देन टेबल कंटेंट, कंटेंट अ टेबल पढ़ना बताना। देन ग्लोसरी यानी अनयूजुअल वर्ड्स की जो मीनिंग होती है वो बताना। तो ग्लोसरी वो होती है, आपने देखा होगा कुछ किताबों में एंड में बिल्कुल आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स दिए होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं, जो बच्चों के लिए नए होते हैं, तो उनको किस तरीके से ढूंढना है ये बच्चों को बताना। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं बच्चों को इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए, किस तरीके से वो इनका यूज़ करेंगे और फिर पढ़ाई में इसका जो भी है इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे। तो इस तरीके से ये जो यूनिट 4 है आपकी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और अब आपकी बस यूनिट 5 रह गई है, वो भी मैं जल्दी करा दूँगी, और बचे हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सेकेंड ईयर के वो भी करा दूँगी। और आई होप कि आप सभी को आपकी डेट शीट मिल रही होगी फाइनल टर्म की। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।